नेक्स्ट हम हुक्स लॉ देखेंगे। उसके पहले यहाँ पे ये जो हमारा है 185, तो एक रेंज है ये 185 और 189 या ऐसे समथिंग में, ठीक है। तो ये इट्स नॉट एफ फिक्स्ड, ये किसके लिए? फॉर माइल्ड स्टील, किसी और के लिए अलग भी हो सकता है ना, ठीक है। देख लो, तो हम हुक्स लॉ देख रहे हैं। अब हुक्स लॉ क्या कहता है? हुक्स लॉ सेज दैट, लिख लो पहले, स्टेटमेंट लिख लो, समझ में तो आ ही जाएगा फिर। सो हुक्स लॉ सेज दैट स्ट्रेस इज linearly proportional to strain under a limit called as proportional limit। हमें पता है कि यदि हमारा कर्व लीनियरली इलास्टिक कर्व है कुछ, तो एक पॉइंट आएगा हमारा ए पॉइंट, वहां तक स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो हमने लिख लिया स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेन स्ट्रेन, ठीक है। तो हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो ये हो जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। ये कांस्टेंट है हमारा यंग्स मॉड्यूलस, ठीक है। शेयर स्ट्रेस का भी देखें, टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेयर स्ट्रेन, ये हमारा हो गया शेयर स्ट्रेन, ठीक है। शेयर स्ट्रेन बताया नहीं था, बता दूंगा मैं अभी। तो टाउ इक्वल्स टू जी फाइव, जी क्या है हमारा? शेयर मॉडुलस, ठीक है। शेयर मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस। फाई क्या होता है? फाई होता है, फाई को समझने के पहले थोड़ा सा ऐसा समझो कि जब हमने शेयर स्ट्रेस लगाया किसी पे, यदि इसको यहां से फिक्स्ड कर दें, फिक्स्ड कर दिया है, और इसमें शेयर फोर्स लगाया है ना, तो इससे शेयर स्ट्रेस जनरेट हुआ। ये थोड़ा 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 क्या करेगा, यदि ये फिक्स है पॉइंट तो ये ऐसा शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। तो हमें एक डेल्टा एच मिलेगा और ये हमारी एच है। तो फाई, ये एंगल जो हमारा है फाई इक्वल्स टू डेल्टा एच बाई एच। यूनिट्स क्या रहेगी इसकी? स्ट्रेन की यूनिट क्या थी? यूनिट लेस था, क्योंकि लेंथ से लेंथ कट गया, मीटर से मीटर, यहाँ पे भी मीटर से मीटर कट जाएगा। तो ये एक्चुअली में फाई जो हमारा है वो रेडियंस में रहता है, ठीक है। रेडियंस में डिग्री में दे रखा हो तो रेडियंस में कन्वर्ट करना ही करना। रेडियंस बताऊं, रेडियंस बता देता हूँ, छोटा सा है, कुछ ज़्यादा बड़ा वो नहीं है। सपोज करो ये हमारा सर्कल है और इसका कर्व है ये, यहाँ पे इतना हमने कंसिडर किया एस, क्या एस लेंथ, या फिर एल लेंथ, कुछ भी बोल दो ये है ना। तो ये एस है, इसकी रेडियस है आर, और यहाँ पे एक थीटा है, तो थीटा इन रेडियंस इज एस बाई आर, कुछ नहीं, कर्व बाय, यहाँ पे भी सेम हुआ, डेल्टा एच इज एस एंड आर इज एच, ओके। कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों है ना। तो रेडियंस में देना है, ठीक है। और कुछ बचा है, शेयर मॉडुलस की यूनिट्स क्या हो जाएगी हमारी? इसकी यूनिट्स पता है, यदि ये यूनिट लेस है तो इसकी यूनिट्स, ठीक है। मेगा पास्कल बताया था क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज पास्कल और मेगा पास्कल इज न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ठीक है। इसकी भी यही रहेगी, एमपी, है ना। जब मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टील बताया था तो उनमें मैंने बोला था कि ऑल द ग्रेड्स ऑफ स्टील है सेम यंग्स मॉडुलस। यदि सेम है तो हमें यंग्स मॉडुलस की वैल्यू पता होगी कुछ ना कुछ।
तो वहां पे E की वैल्यू लिख लो 2 × 10⁵ मेगापास्कल, है ना, यही रहती है। और हम सिविल में ये यूज करते हैं फ्रीक्वेंटली। यदि कहीं नहीं दे रखा हो ना तो आप इसको बेझिझक यूज कर सकते हो, ठीक है। आरसीसी में तो करना ही है ना, ठीक है। अब ये क्या हो गई हमारी बात कि स्ट्रेस क्या होता है, शियर स्ट्रेस क्या होता है ना, समझ में आया। ये ताऊ है, ताऊ, शियर स्ट्रेस, ताऊ, ताऊ, शियर स्ट्रेस ताऊ, है ना, ये हमारा चच्चा ताऊ। और ये हो गया। लेकिन क्या सारा मतलब हर जगह हुक्स लॉ ने बोल दिया तो क्या हर जगह ये चीज वैलिड हो ही जाएगी क्या? हुक्स ने बोल दिया तो भाई हम तो मान ही लेंगे क्या? मान लो कर्व हमारा नॉन लीनियर है, ये हमारा कर्व ऐसा है, तो क्या हुक्स लॉ वैलिड हो गया क्या? यहाँ पे कहाँ है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्योंकि हमें तो प्रोपोर्शनल लिमिट ही नहीं मिल रही ना यहाँ पे। तो अब क्या बोला उसने कि उसने एक पीछे का बैकडोर निकाला कि भाई मैं तो ये बोल के निकल लिया हूँ और कुछ अजम्पशंस दे रहा हूँ जहाँ पे वो एक्सप्लेन नहीं करेगा, ठीक है। तो अजम्पशंस तो लगभग सभी देते हैं, है ना, तो इसके अजम्पशंस लिख लो, क्योंकि हुक्स लॉ उनके बिगर वैलिड नहीं है। Assumptions. First, material should be elastic. लिखो कि material should be elastic. Elastic का मतलब याद है कि हम उसको जैसे ही छोड़ेंगे वहीं का वहीं आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत बार क्या होता है कि यहाँ पे नॉन लीनियर में हो सकता है, नॉन इलास्टिक भी हो या फिर कुछ भी हो सकता है, तो उसने बैकडोर ले लिया, इलास्टिक होना चाहिए। दूसरा, मटेरियल शुड बी होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब हमें नहीं पता है ना, ठीक है, नाम से समझ में आ रहा है होमोजीनियस। होमोजीनियस है ना, अपन बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर वगैरह कुछ भी। तो आप देखो कि यदि एक मटेरियल है उस पर हमने कुछ पॉइंट्स ले लिए, है ना, ए बी सी डी ई एंड एफ। यदि इस मटेरियल में हम इन सभी पॉइंट्स 6 पॉइंट्स पे एक कोई सी पर्टिकुलर डायरेक्शन में इनकी प्रॉपर्टीज चेक करें, एक डायरेक्शन पकड़ ली, मान लो ये डायरेक्शन पकड़ ली, तो हमने इस पे भी इसकी प्रॉपर्टी चेक करी, इस पे भी, इस डायरेक्शन में इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, और हमें सेम मिली। क्या कि द प्रॉपर्टीज एट एवरी पॉइंट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, डायरेक्शन एक ही है लेकिन ऑल द पॉइंट्स, देन द मटेरियल इज होमोजीनियस। समझ में आया कि हमने एक ही डायरेक्शन में सभी पॉइंट्स पे, सारे पॉइंट्स पे देखा तो हमें सेम प्रॉपर्टीज मिली, तो ये होमोजीनियस। कॉन्क्रीट होमोजीनियस है, होमोजीनियस है क्या कॉन्क्रीट? इनने बोला कि मटेरियल शुड बी आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक की डेफिनेशन भी हमें नहीं पता है, क्या होगा आइसोट्रोपिक? हम 12th में पढ़ते हैं लेकिन डेफिनेशन वाइज नहीं मालूम, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक पॉइंट लिया, इसमें हर डायरेक्शन में इसकी प्रॉपर्टीज चेक करी, सारे डायरेक्शन में। सपोज करो ये प्रॉपर्टीज आई P1 और एक पॉइंट लिया B, उस पर भी हमने प्रॉपर्टीज हर डायरेक्शन में चेक करी, है ना, पॉइंट B, तो उसकी प्रॉपर्टीज आई P2। सिंस एक पॉइंट पे हर डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टीज है तो वो आइसोट्रोपिक है। हमें इस पॉइंट की प्रॉपर्टी से कोई मतलब नहीं, इस पॉइंट पे सारे डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टीज है तो वो हो गया आइसोट्रोपिक, ठीक है। इन दोनों की प्रॉपर्टीज चेंज हो सकती है। अब B में भी यदि सारी डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टी है P2 तो ये भी आइसोट्रोपिक हो गया। तो ठीक लिख लो कि
if properties of a material is same in all the directions। डिफरेंस समझ में आ रहा है दोनों में, है ना, कि सेम इन ऑल द डायरेक्शन एट ए पॉइंट। वहां पे पर्टिकुलर डायरेक्शन थी, यहाँ पे पॉइंट पर्टिकुलर है। वहां पे डायरेक्शन है ना, फिर वहां पे पॉइंट सारे थे, यहाँ पे सारे पॉइंट नहीं, एक पॉइंट, ठीक है ना। तो ये हो गया आइसोट्रोपिक। तो मतलब उन्होंने ये बोल दिया, यदि हम इन तीनों को देखें तो उन्होंने ये बोल दिया कि हर पॉइंट पे, हर डायरेक्शन में, हर कहीं पे एक ही जैसी प्रॉपर्टी होगी, तब जाके हमारा हुक्स लॉ वैलिड हो जाएगा। समझ में आया, है ना। आइसोट्रोपिक है तो मैं उसके भाई बहन को भी बता दूं, ऑर्थोट्रोपिक। ऑर्थोट्रोपिक में क्या होता है, प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट इन टू परपेंडिकुलर डायरेक्शन। मतलब दो तरह की प्रॉपर्टीज हो सकती है। कैसी, कि इस डायरेक्शन में अलग प्रॉपर्टीज है और उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अलग प्रॉपर्टीज। समझ रहे हो, है ना। एक होता है नॉन आइसोट्रोपिक, या फिर एनिसोट्रोपिक। ये भाई साहब का कोई धर्म ईमान ही नहीं है, इनकी प्रॉपर्टीज हर डायरेक्शन में चेंज है ना, इनका कोई धर्म ईमान नहीं। पर यहाँ पे है ऑर्थोट्रोपिक में कम से कम आप ये बोल सकते हो कि दो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग प्रॉपर्टीज हो सकती है ना, सिर्फ। अब जैसे कैसे हो सकते हैं, वुड है, वुड में आपको पता है कि उसके रेजिन्स जो रहते हैं वो पैरेलल रहते हैं, है ना, ऐसे। तो ये दो अलग अलग डायरेक्शन में, यदि आप वुड को कभी भी लकड़ी से काटोगे, कुल्हाड़ी से, सॉरी लकड़ी से क्या काटोगे यार, कुल्हाड़ी से काटोगे, तो जब आप उसको ऐसे काटोगे तो ये इजीली फट से ऐसे कट जाएगा। लेकिन आप जब उसको ऐसे काटोगे ना, नानी याद आ जाएगी, ठीक है। तो उसमें अलग अलग डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज हो गई कि एक में जल्दी कट रहा है, एक में अच्छे से नहीं कट रहा, तो दो अलग अलग डायरेक्शन में। लेकिन नॉन आइसोट्रोपिक में अब एक स्टेटमेंट लिख लो कि फॉर एन आइसोट्रोपिक मटेरियल टू कांस्टेंट आर डिफाइंड। कौन कौन से है हमारे दो कांस्टेंट, बताओ, E एंड G, ठीक है। ये दो डिफाइन कर दिए और हमारा काम हो गया। फॉर ऑर्थोट्रोपिक, ऑर्थोट्रोपिक के लिए यहां लिख लो कितने, 9, और आइसोट्रोपिक के लिए 21 डिफाइन करने पड़ता है, ठीक है। तो अभी तो 2 में ही हमारा सोम बहुत हो जाएगा। ऑर्थोट्रोपिक यदि इंक्लूड कर दिया तो 9 में, और नॉन आइसोट्रोपिक कर दिया तो लंका ही लग जाएगी, ठीक है। तो ये ऐसे ही क्वेश्चन है, जेई वगैरह में डायरेक्ट क्वेश्चन है कि इसमें कितना है, इसमें कितना, बस इसलिए बता दिया, है ना। तो हमें क्या करना है, हुक्स लॉ लगाने के पहले ये अजम्पशंस चेक करने, ठीक है। ठीक है, वो कांस्टेंट की वैल्यूज कैसे याद रखेंगे हम, 9, 2, 11, 21, समझ में आया, 9, 2, 11, हमें याद है 9, 2, 11 तो 9, 2, 21, ठीक है। ये किसके लिए हो जाएगा, ऑर्थो, ये किसके लिए हो जाएगा, आइसो एंड नॉन आइसो, है ना, याद रहेगा। अब तो एक मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, फट से क्वेश्चन सॉल्व, मतलब बता दो। जेई वगैरह में खासकर आता है, ईएसी में भी आता है, स्टेट इंजीनियरिंग में भी आता है, ठीक है। तो हम स्ट्रेस एंड स्ट्रेन सिस्टम देखते हैं कि एक 3D पॉइंट ले लिया है हमने, मान लो, तो इस पे कितने टाइप मतलब स्ट्रेसेस लग सकते हैं, है ना। तो हमने सबसे पहले क्या डिफाइन करना है, ये हमारा एक्स, वाई एंड जेड। जैसे 3D आएगा दिमाग हिल जाएगा, ठीक है। तो यदि ये प्लेन हमारा कैसा है, एक्स वाई प्लेन है, दिख रहा है, ये एक्स वाई प्लेन है, ये हमारा बोर्ड। तो या तो हम प्लेन एक्स वाई बोलेंगे इसको, या फिर बोलेंगे प्लेन जेड। क्यों, क्योंकि इसका नॉर्मल परपेंडिकुलर डायरेक्शन जेड है ना। तो या तो एक्स वाई बोलेंगे या जेड बोलेंगे।
तो कन्फ्यूजन नहीं आएगा। ठीक है, अब ये वाला प्लेन बताओ सबसे पहले कि ये प्लेन कौन सा है। ये अभी बताया था, ये क्या था हमारा प्लेन z, ये प्लेन x क्योंकि ये प्लेन yz है, ये प्लेन y। समझ में आया, एक्स वाई प्लेन या फिर y प्लेन, समझ में आ गया। अब तीनों प्लेन है ना, उसके उधर माइनस और प्लस, प्लस डायरेक्शन दिस वन x के लिए, y के लिए अपर, और इधर अपन ने दे दिया। ठीक है, तो सपोज करो इस पे एक अपन ने नॉर्मल स्ट्रेस लग जाएगा इधर साइड, तो ये लगा दिया हमने सिग्मा। अब दो डायरेक्शन है अपने पास परपेंडिकुलर, मैंने बताया था ट्रांसवर्स डायरेक्शन दो होगी हमारे पास, यदि एक को हमने वो मान लिया तो हमारे पास या तो लोड ऐसा लगेगा, स्ट्रेस बता रहा हूं है ना इस प्लेन पे, या फिर ऐसा लगेगा। समझ में आया ये दो, ये जो मतलब यदि ये हमारा प्लेन है इधर, चेक करो इधर, तो इस पे स्ट्रेस ऐसा लगेगा या फिर ऐसा लगेगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में तो हमारा नॉर्मल स्ट्रेस है, तो हमारे पास हो जाएगा टाउ, टाउ कौन से प्लेन में है, एक्स प्लेन, और कौन सी डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन। दिखा ये वाला टाउ एक्स प्लेन में और वाई डायरेक्शन में है ना, तो यदि हमने लिखा है कि टाउ एक्स वाई, तो ये हो गया हमारा प्लेन, उसमें लिख लेना नो, प्लेन ही लिखो क्योंकि प्लेन यहाँ से अब समझ में आ जाएगा डायरेक्ट है ना, तो ये हो जाएगा प्लेन, ये हो जाएगा हमारा डायरेक्शन। ये सिर्फ नोटेशन बता रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो कि एक्स वाई वाई एक्स क्या है। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा इधर टाउ, टाउ एक्स जेड। ठीक है, सेम इस वाले पे भी रहेगा सिग्मा, सिग्मा रहेगा। अच्छा ये सिग्मा बच गया, बच गया ना ये, इसका प्लेन क्या है, प्लेन क्या है एक्स, इसकी डायरेक्शन क्या है एक्स। ठीक है, समझ में आ गया। वैसे ही ये हमारा प्लेन, ये हमारा क्या हो जाएगा जेड जेड, इसमें भी एक शेयर, यदि ये यहाँ पे इस वे में लगा है तो यहाँ पे ऐसा लगेगा। ठीक है, यहाँ पे इस वाले प्लेन पे ऐसा लगेगा, उसके अपोजिट में इस वाले प्लेन में ऐसा लगेगा। ठीक है, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, बताऊंगा मैं इसको जब मैं इक्विलिब्रियम बताऊंगा इस पॉइंट का। ठीक है, आया ये वाला भी आ गया हमारे पास, इसका ऐसा आएगा, उसका अंदर की साइड पॉइंट पे अपोजिट आएगा। अंदर वाले नहीं बताऊंगा वरना पूरा डायग्राम कंफ्यूज हो जाएगा है ना तुम्हारा, तो मैं बता दूं कि ये हटा दो, सारे पीछे के प्लेन के हटा दो। अपने को कौन कौन से प्लेन के रखते हैं अपन, जो तीन दिख रहे हैं। ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा सिग्मा वाई एंड वाई, क्योंकि वाई प्लेन वाई डायरेक्शन। ये हमारा टाउ कौन सा है, टाउ कौन से प्लेन में, वाई, टाउ वाई, और डायरेक्शन क्या है इसकी एक्स। समझ में आया। ठीक है, ये वाला जो है ये टाउ जेड प्लेन में है और डायरेक्शन इसकी एक्स है। ठीक है, एक और बच गया है ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा ये वाला टाउ वाई जेड, और ये वाला हो जाएगा हमारा टाउ जेड वाई। ठीक है, नोटेशन 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 है ना, दिमाग नहीं घुमाना ज़्यादा। अब मैं बताऊं कि वहाँ पे ये यदि इस डायरेक्शन में था तो ये ऐसा क्यों आ गया। सपोज करो कि हमने एक 2D में लिया, क्या लिया 2D में लिया। ठीक है, यदि हमारे यहाँ पे एक स्ट्रेस लगा है, कैसा, शियर स्ट्रेस दिख रहा है, शियर स्ट्रेस है क्योंकि ये प्लेन के पैरेलल डायरेक्शन में है, तो इसको इक्विलिब्रियम में हमें
लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यदि सी ये यदि इसको मैं 1 मानूं तो जो सेकंड वाला है वो क्यों आया? फोर्स इक्विलिब्रियम से आया, है ना। लेकिन क्या ये पॉइंट इक्विलिब्रियम में है? यदि मैं इस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लूँ इसका, तो ये तो मूवमेंट भी आ जाएगा ना। यदि ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट दे रहा है तो कुछ ना कुछ तो होगा जो इसको रोक के रखा है यहाँ पे। तो उस टाइम पे एक और शियर स्ट्रेस जनरेट होता है ऐसा, जो कि सेम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट देता है। तो जो थर्ड एंड फोर्थ आर ड्यू टू मूवमेंट इक्विलिब्रियम, और वो सिमेट्रिकली रहेंगे। यदि लेंथ सेम है सारे का, है ना, तो ये सारे फोर्स इक्वल हो जाएंगे। समझ में आया, है ना। तो यदि कोई पूछे कि सिमेट्री ऑफ शियर स्ट्रेस काई के कारण होती है ना, वो होती है मूवमेंट इक्विलिब्रियम के कारण। समझ में आया। यदि सिमेट्री ऑफ स्ट्रेस मैट्रिक्स भी पूछे तो काई के कारण होता है? काई के कारण होता है, इक्विलिब्रियम के कारण। कौन सा? मूवमेंट इक्विलिब्रियम। अब मैंने बताया स्ट्रेस मैट्रिक्स, तो स्ट्रेस मैट्रिक्स क्या होती है? हमारे पास 3, मान लो ये 3D में था, तो यदि हमको इनको सारे को अब ऐसे तो लिखने जाएंगे नहीं, तो सबको रिप्रेजेंट करना हो तो हम क्या करते हैं, सारों को एक साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ये जितने भी है ना यहाँ पे, सिग्मा एक्स एक्स, टाउ एक्स वाई, टाउ एक्स जेड, ठीक है। यहाँ पे टाउ वाई एक्स, सिग्मा वाई वाई, टाउ वाई जेड, ठीक है। फिर टाउ जेड एक्स, फिर टाउ जेड वाई एंड सिग्मा जेड जेड, है ना। तो ये जितने भी है, अब हमको पता चल गया कि भाई जैसे ये हमको मैट्रिक्स मिल गई, हमको ये इसकी पूरी की पूरी स्ट्रेस कंडीशंस मिल गई कि यदि यहाँ पे सिग्मा एक्स एक्स की जो भी वैल्यू रहेगी, मान लो ये रहेगा 3, तो हमें सिग्मा एक्स एक्स पता है किस डायरेक्शन में है, 3। समझ में आया, 3 और किस डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पे सारा नोटेशन है, तो इसको बोलते हैं हम स्ट्रेस मैट्रिक्स। समझ में आया। स्ट्रेस मैट्रिक्स सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है ना। अब स्ट्रेस मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज है, मैट्रिक्स है तो कुछ ना कुछ तो प्रॉपर्टीज होगी, तो लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रेस मैट्रिक्स, लिख लो बिल्कुल। क्या क्या प्रॉपर्टीज दिख रही है यहां से? फर्स्ट, इट इज ऑलवेज लिखना ज्यादा जरूरी है, ऑलवेज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स हमें पता है कैसी रहती है। यदि हमारे मैट्रिक्स ए m इंटू एन है, m इक्वल टू n, मतलब यदि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, समझ में आया, तो स्क्वायर मैट्रिक्स। दूसरा, द डायगोनल कंपोनेंट्स, तीनों देखो इसमें, आर नॉर्मल स्ट्रेस, बाकी सारे क्या है, शियर स्ट्रेस। तो लिख लो डायगोनल कंपोनेंट्स आर नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल हमें पता है, ठीक है। तीसरी लिख लो कि इट विल बी ऑलवेज सिमेट्रिकल, समझ में आया। सिमेट्रिकल का मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि भैया ये जो टाउ एक्स वाई है इक्वल टू टाउ वाई एक्स, हमने अभी कहां से पता किया था ये, ठीक है, मोमेंट इक्विलिब्रियम से पता कर गया था, है ना। तो टाउ एक्स
कहाँ गया हमारा टाउ एक्स वाई इक्वल टू टाउ वाई एक्स। तो ये वाला जो टाउ एक्स जेड है ये टाउ जेड एक्स के बराबर हो जाएगा, है ना। टाउ जेड एक्स एक्स जेड इक्वल टू टाउ जेड एक्स। और कौन सा बच गया, टाउ वाई जेड इक्वल टू टाउ जेड वाई। समझ में आ गया सिमेट्रिकल का मतलब। यदि यही 2D में लिखने के लिए बोलूंगा तो कर दोगे ना। बनाओ जल्दी, मैं मिटा रहा हूं जब तक। 2D में भी लिख दो, डायग्राम बनाओ सबसे पहले। कैसा बनेगा डायग्राम, हिंट दूं, अभी जस्ट बनाया था मैंने डायग्राम। बना लो यार, तुक्का ही तो लगाना है, गलत हो जाएगा तो मैं मारने थोड़ी आ जाऊंगा। ट्राई करो, डाउट क्रिएट करो, है ना। दिमाग को है ना, दिमाग को ऐसे फोड़ो, है ना। इसको है ना, जब तक नहीं चलाओगे काम नहीं चलेगा, ठीक है। यदि ये हमारा 2D में है तो हमारा यहाँ पे सिग्मा एक्स ये हमारा हो जाएगा सिग्मा वाई। 2D में यदि इसको इक्विलिब्रियम में रखना है तो सेम सिग्मा एक्स रहेगा इधर, सिग्मा वाई इधर रहेगा, ठीक है। ये मान लो टाउ एक्स वाई है तो ये हमारा टाउ वाई एक्स है ना। ये भी हमारा टाउ एक्स वाई है, ये हो जाएगा टाउ वाई एक्स, ठीक है। तो ये हमारा 2D में रिप्रेजेंटेशन हो गया। स्ट्रेस मैट्रिक्स इसकी क्या हो जाएगी, ये बनाई होगी कि बनाने का मौका नहीं दिया। रुको, ठीक है। टाउ सिग्मा एक्स ठीक है, सिग्मा एक्स टाउ एक्स वाई टाउ वाई एक्स टाउ वाई जेड, ठीक है। यहां पे जो हमारा ये जो सिग्मा एक्स है या फिर टाउ एक्स वाई है, या तो हम कब बोलेंगे कि इनकी जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव है ना। यदि हम टाउ वाई एक्स वाई जो कहाँ है हमारा टाउ एक्स वाई, यदि ये पॉजिटिव है तो क्या ये भी पॉजिटिव है, इसको चेक करते हैं। तो डायरेक्शन चेक करने के लिए हमें क्या चेक करना पड़ता है, पहला लिखो फेज डायरेक्शन और स्ट्रेस, है ना। यदि फेज पॉजिटिव डायरेक्शन में है, फेज इज पॉजिटिव, डायरेक्शन इज ऑल्सो पॉजिटिव, तो स्ट्रेस इज पॉजिटिव। फेज इज नेगेटिव एंड डायरेक्शन इज ऑल्सो नेगेटिव। समझ में आया था, मैंने बताया था कि पॉजिटिव डायरेक्शन ये है तो ये वाली डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी। वैसे ही वो वाला फेज यदि पॉजिटिव है तो ये वाला फेज जो है उसका नेगेटिव फेज हो जाएगा, तो स्ट्रेस इज पॉजिटिव। यदि ये प्लस है ये माइनस है तो भी माइनस है, और ये माइनस है प्लस है तो ये भी माइनस है। तो ये ऐसे हम फाइंड करेंगे कि हमारा स्ट्रेस, एक नोटेशन मैंने शेयर फोर्स में बताया था, बेंडिंग मूवमेंट में बताया था, वैसे ही ऐसा इसका भी नोटेशन होता है। लेकिन हमें इसको नोटेशन को याद नहीं रखना है, हमें किसको नोटेशन को याद रखना है कि यदि हमने जो शेयर स्ट्रेस का डायग्राम ये बनाया है तो हमारा पॉजिटिव शेयर स्ट्रेस है, और यदि हमने शेयर स्ट्रेस का डायग्राम ये वाला बनाया है तो हमारा नेगेटिव है। कैसे नेगेटिव है पॉजिटिव, अब इधर देखो, टाउ एक्स वाई है ना। तो टाउ में ये जो हमारा प्लेन है ये माइनस एक्स प्लेन है ना। फॉर दिस प्लेन नेगेटिव है, और इसकी डायरेक्शन माइनस वाई है, तो डायरेक्शन भी नेगेटिव है। प्लेन हमारा माइनस एक्स है और डायरेक्शन माइनस वाई है, ठीक है।
तो ये हो गया पॉजिटिव शियर स्ट्रेस, है ना। तो हमारा ये वाला जो है इसको पॉजिटिव बोलते हैं, इसको नेगेटिव बोलते हैं। ठीक, 1D में देखें, ये 2x2 की मैट्रिक्स हो गई, बनी है ये 2x2 की, सिमेट्रिकल है, डायगोनल में एलिमेंट्स कैसे हैं, नॉर्मल स्ट्रेस के हैं, ठीक है। शियर स्ट्रेस के ये और ये सेम है, ठीक है, सिमेट्रिकल मैट्रिक्स है। सेम यदि हम इसके किस में बनाएं 1D में, तो 1D में बनाने के लिए हमारे पास एक ही स्ट्रेस है ना। तो इसमें हमने लिखा सिग्मा एक्स, या फिर हम डायरेक्ट इसको ऐसा बना दो सिग्मा एक्स एक्स, और ये हो गया सिग्मा एक्स एक्स। शियर स्ट्रेस आएगा यहाँ पे, बताओ क्यों नहीं आएगा, सोचो अभी। तो हमारी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, हमारी मैट्रिक्स हो जाएगी सिग्मा एक्स एक्स, ये होगी 1 × 1 की, है ना। अब बताओ कि यहाँ पे शियर, ये 1D है, यहाँ पे शियर स्ट्रेस क्यों नहीं आएगा। सपोज करो हमारे पास ये प्लेन तो है, वन डायरेक्शन में एक्स प्लेन तो है। तो हमारा जब मान लो यहाँ पे हमने टाउ लगा दिया, इसको फोर्स इक्विलिब्रियम किया तो यहाँ पहुँच गए, ठीक है। लेकिन इसका मोमेंट इक्विलिब्रियम कैसे होगा जब हमारे पास यहाँ पे y ये है ही नहीं, y तो हमारे पास है ही नहीं, तो मोमेंट इक्विलिब्रियम नहीं होगा। सो फॉर नो शियर स्ट्रेस क्या किस लिए है, मोमेंट इक्विलिब्रियम। नो, फॉर नहीं लिखो, नो शियर स्ट्रेस ड्यू टू मोमेंट इक्विलिब्रियम। समझ में आया। मोमेंट इक्विलिब्रियम करते थे तो हमारे पास ये दोनों स्ट्रेसेस आते थे, फोर्स इक्विलिब्रियम करते थे तो यहां से ये आ जाता था, ठीक है ना, मोमेंट इक्विलिब्रियम। अब क्या करेंगे, हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे।